हाँ जी बेटा जी, हम पहुंच गए ऑर्डर नंबर 21। वैसे देखा जाए तो ऑर्डर 21 अपने आप में इतना बड़ा है कि लिमिटेशन एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट, प्रोबेशन, इंडिसेंट, वर्क प्लेस, वो सब मिला के करो ये अकेला होता है, इतना बड़ा है। बट ऑर्डर 21 बड़ा काम का है। आप जब भी जुडिशरी का एग्जाम देने जाओगे, अब आपको इन दिनों इसका प्रचलन मिलेगा। पहले ऑर्डर 21 में से 2 से 3 क्वेश्चन आते थे, जैसे रूल नंबर 106 आ गया या रूल नंबर 32 आ गया। अब ऐसा नहीं है, अब कुछ भी आ सकता है। और एडीजी के एग्जाम में तो उनका हमेशा ही रहता है, प्रैक्टिकल चीज़ें ही पूछते हैं। तो इसको थोड़ा इजी करके हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अपन को ऐसे याद हो जाए कि आपसे कोई नींद में से उठा के पूछे तो आप रूल 1 से लेके 106 ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, आ जाइए। ऑर्डर 21 आप देखेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स एंड किसकी बात करता है, डिक्री की बात करता है। तो यहाँ पर हमारे डिक्री ऑर्डर दोनों का एग्जीक्यूशन क्या जाएगा, ये बात हमें पहले भी पता थी। कहाँ पता थी, आ जाइए पार्ट नंबर 2, याद आया, एग्जीक्यूशन, सेक्शन नंबर 36 से लेकर 74। जब हमने सेक्शन नंबर 36 से 74 पढ़ा तो वहाँ मैंने देखा एग्जीक्यूशन कौन कर सकता, तो सेक्शन 36 कहता है डिक्री और ऑर्डर दोनों का एग्जीक्यूशन हो सकता है। 36 ने यही सिखाया, तो ऑर्डर नंबर 21 किसका कराएगी, डिक्री का भी कराएगी एग्जीक्यूशन और ऑर्डर का भी कराएगी। तो इसका मतलब जब सिविल के अंदर जब डिसीजन आता है, जब जजमेंट आता है, तो जजमेंट की भी यहाँ पर क्या होती है, डिक्री या ऑर्डर देते हैं। और चाहे डिक्री हो चाहे ऑर्डर, दोनों का एग्जीक्यूशन ऑर्डर 21 ही कराता है। बोला ठीक है, हो गया, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास, इसको है ना डिवाइड किया हुआ है। आप अपना बैरेक खोल के देखेंगे ना, तो आपके बैरेक में आपको एक चीज़ नोट करेंगे कि वहाँ पे ना डिवाइडेशन ऑलरेडी मैंने हेड्स बने हुए हैं। उन हेड को अलग अलग करके याद कर लो ताकि थोड़ा इसको याद करना ईजी हो जाएगा। सबसे पहले आता है आपके पेमेंट अंडर डिक्री, यानी मनी डिक्री। इसका मतलब पेमेंट कहाँ दोगे, जब मनी डिक्री होगी। तो यहाँ पे पहला हेड कहता है कि जब डिक्री आई उसमें पेमेंट करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, 1 to cut 2। एग्जाम्पल के लिए मैं केस जीत गई, आप केस हार गए, मैं डिक्री होल्डर, आप जजमेंट डेटर। अब कोर्ट कहता है आपको कि मैडम को 2 लाख रुपए दिए जाए क्योंकि मैडम केस जीत गई। अब वो 2 लाख रुपए मुझे कैसे दे सकते हो, बाय कैश, चेक, बैंक ड्राफ्ट, बैंक कोर्ट के बाहर डायरेक्ट दे सकते हो, कोर्ट के थ्रू दे सकते हो। ये मैनर है कि जब जजमेंट डेटर को पेमेंट करना है डिक्री होल्डर को, मतलब जजमेंट डेटर डिक्री होल्डर को पेमेंट करेगा तो उसका मोड क्या होगा, वो हम पढ़ेंगे रूल नंबर 1 to cut 2 में। फिर आता है सेकेंड हेड, कोर्ट्स एग्जीक्यूटिंग डिक्री। कौन सा कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट कराएगा। अभी हाल ही में आरजेएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि कौन सा वो एग्जाम्पल था, अगर आपको याद हो, कौन सा, ब्यावर और अजमेर वाला। ठीक है, और ये वाली बात डिक्री एग्जीक्यूशन करने वाला कोर्ट कौन सा होगा, हम पढ़ भी चुके हैं। कहाँ पे, सेक्शन नंबर 37 में, सेक्शन नंबर 38 में, याद आया। सेक्शन 37, 38 बताता है कि जो कोर्ट डिक्री पास करता है वो भी कर सकता है, जिसको डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए भेजी गई वो भी कर सकता है, जिस कोर्ट ने डिक्री पास की वो अब नहीं है उसकी जगह पे जो आता है वो कर सकता है। यदि उसका जुडिक्शन चेंज हो गया तो नया वाला भी कर सकता है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पहला कहता है मनी दे दीजिए, दूसरा कहता है कौन सा कोर्ट डिक्री पास करेगा, 329, याद हो जाएगा, 3 या 9। तो पहला कहता है पेमेंट करो, रूल 1 to cut 2। दूसरा कहता है एग्जीक्यूशन करने वाला कोर्ट 329। तीसरा कहता है एग्जीक्यूशन। अब देखिए मैं कोर्ट में केस जीत गई कोर्ट में केस। अब केस जीत गई, डिक्री मेरे फेवर में, ऑर्डर मेरे फेवर में आ गई, तो क्या फेवर में आने से मुझे मिल जाएगी, नहीं, वो मुझे दी जाएगी। वो मुझे कैसे दी जाएगी, कोर्ट दिलाएगा। कोर्ट कैसे दिलाएगा कि भाई उर्मिला राठी आइए आपका पैसा, नहीं नहीं नहीं, उर्मिला राठी को जाके एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि जज साहब मेरे पैसे दिलवा दीजिए, जज साहब मुझे मेरा अधिकार दिलवा दीजिए। इसका मतलब केवल डिक्री आपके फेवर में आ जाने से, केवल ऑर्डर आपके फेवर में आ जाने से आपको नहीं मिल जाता है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिमांड करनी पड़ेगी, आपको मांगना पड़ेगा। बिना मांगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको डिमांड करनी पड़ेगी, मांगना पड़ेगा, उसके लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। यह एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, रूल 10 to 23। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछूंगी। क्वेश्चन ये है कि, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये है कि 2000 के अंदर आपके फेवर में एक डिक्री आ गई थी, सन 2000 में आपके फेवर में एक डिक्री आ गई थी, आ गई। अब इस डिक्री की एप्लीकेशन, इस डिक्री के एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन रूल नंबर 10 to 23 में करनी है और आप जा रहे 2025 में, क्योंकि अभी आप बिजी हो गए, आप छोटे थे फिर बड़े हुए, बिजी हो गए, पढ़ाई करने लगे, फिर आपको पता चला अरे हाँ मुझे घर मिला था सन 2000 मेरे पिताजी को, तो भूल गए थे सब जने, क्योंकि इंसान बहुत व्यस्त होता है, भूल जाता है।
और वो 2025 में जाके एप्लीकेशन लगाता है, सर मेरी डिग्री का एग्जीक्यूशन करवा दीजिए, तो क्या डिग्री का एग्जीक्यूशन होगा या नहीं? पहले तो आपको बताना है यस या नो, ठीक है? यस। नियति यस या नो? नियति यस या नो? संदीप यस या नो? वैशाली यस या नो? विद्या यस या नो? क्यों? क्यों नहीं होगा भाई? क्यों नहीं होगा? डिग्री आपके फेवर की है, आप कभी भी जा सकते हो, क्यों नहीं होगा? रीजन बताओ नियति, क्यों नहीं होगा? वैशाली? हाँ हाँ हाँ, नियति बोल। ओके वैशाली? लिमिटेशन से बाहर होगा। क्यों? कितने लिमिटेशन पीरियड कितना है? तुमने कहा लिमिटेशन बाहर है, तो लिमिटेशन पीरियड कितना है? 12 years है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि जब एक डिग्री आती है तो लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 136 कहता है कि 12 इयर्स के अंदर आपको आना पड़ेगा। यानी जब एक बार विद्या आपको डिग्री ऑर्डर मिल गया, उसका एग्जीक्यूशन कराना है, तो उसको 12 साल के अंदर अंदर आके कभी भी करा सकते हैं। अब 2000 का 2025 25 साल होने को आए, लगभग 24 से 25 साल नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, ठीक है? तो इसका मतलब एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन कितने टाइम में लगेगी? लिखो आर्टिकल 136 ऑफ लिमिटेशन 12 इयर्स। ओके, तो पहला आया मनी दे दो, 1 2 का 2। दूसरा आता है आपके पास एग्जीक्यूटिंग कोड कौन होगा? 3 2 9। और तीसरा कहता है एप्लीकेशन लगा दो 10 से लेके 23। लगा दी एप्लीकेशन। आओ नंबर 4 प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन। जैसे आप एप्लीकेशन लगाओगे कोर्ट अपना प्रोसेस शुरू करेगी 24 से 25। एग्जीक्यूशन होने वाला है। आप चाहते हो मैं अपील में जाना चाहती हूँ कि रुको रुको, जजमेंट डेटे कहता है मुझे अपील में जाना है, डिग्री होल्डर कहता है मुझे एग्जीक्यूशन कराना है। अब क्या होगा? तो जजमेंट डेटे भागा भागा जाएगा कि सर 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 एग्जीक्यूशन रोकिए, मुझे अपील में जाना है, तो स्टे करवाएगा। तो नंबर 5 कहता है स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, है ना? कहाँ से कहाँ तक? 26 से 29। अपने आप में मेन एग्जाम का क्वेश्चन है। सीधा पूछेंगे व्हाट डू मीन स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन 26 से 29। तो पहले मैंने आपको मनी दी, दूसरे में कोड बताया, तीसरे के अंदर एप्लीकेशन लगाई, चौथे में प्रोसेस हुआ, पाँचवें में स्टे लग गया, ठीक है? चलो नंबर 6 में। नंबर 6 कहता है मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर स्टे नहीं लगा तो एग्जीक्यूशन करेंगे। एग्जीक्यूशन कैसे होगा? हाँ आजा भाई ले जा तेरा सामान, ऐसा थोड़ी होगा। मैनर होता है पूरा का पूरा, कैसे एग्जीक्यूशन होगा, कब होगा, क्या ड्यूरेशन होगा, इंस्टॉलमेंट में होगा या एक साथ दिया जा सकता है, पार्टीशन में होगा या पोजेशन होगा, जो भी एक समय जो जैसी प्रॉपर्टी होगी। तो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन निष्पादन की रीति 30 से 36, 30 से 36। तो याद हो जाएगा, ये 3 जीरो हैं, जीरो को टुचड़ा लगाए 6 बन गया 30 से 36। तो 1 में मैंने आपको क्या दिया? मनी दिया, रूल 1 से 2। सेकंड के अंदर मैंने क्या किया? एग्जीक्यूटिंग कोड बताया 3 से 9। थर्ड में मैंने एप्लीकेशन लगा दिया 10 से लेकर 23। 4 में आपने प्रोसेस किया 24 से 25। और 6 के अंदर स्टे लगाया 26 से 29। और 7 में स्टे नहीं लगा तो मैंने बता दिया आपको 30 से 36। नाउ 7 कहता है जब मैं एग्जीक्यूशन के लिए जाती हूँ, सामने वाला एग्जीक्यूशन नहीं कराता है, आनाकानी करता है, जजमेंट डेटर पकड़ो जेल में डाल दो, तो क्या कहता है? अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सिविल प्रिजन। क्यों? क्योंकि जब एग्जीक्यूशन के लिए आएंगे तो जजमेंट डेटर से कहेंगे कि भैया डिग्री होल्डर का जो भी सामान है उसको दे। जजमेंट डेटर चाहता मैं तो नहीं दूं, तो नहीं देंगे तो फिर क्या करोगे? क्रिमिनल मैटर में तो सजा मिलती है, सिविल में तुम आनाकानी करोगे, तो यहाँ पर भी है, आपको अरेस्ट करेंगे और देन हम आपको सिविल जेल में डाल देंगे। कहाँ से कहाँ तक? 37 से 40। तो पहले मनी दी, फिर कोर्ट आया, फिर एप्लीकेशन लगाई, फिर प्रोसेस किया, फिर स्टे लगा, फिर स्टे नहीं लगा तो आपको मोड बताया और आपने उस मोड को फॉलो नहीं किया तो अरेस्ट और डिटेंशन किया। नंबर 8। अब आप तो कहते मेरे पास तो कुछ है ही नहीं सर, पैसे है ही नहीं, मैं कहाँ दूँ? जैसा आप कहते कोई बात नहीं बेटा, तेरे पास पैसे नहीं है पर तेरे पास प्रॉपर्टी तो है, चल तेरे प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर लेते हैं। तो आया आपके पास अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी 41 से 57। सिविल मैटर में एक ही चीज़ है, सिविल केस का मतलब क्या? पैसा, संपत्ति, यही होता है, ठीक है? क्रिमिनल में क्या होता है? ऑफेंस होता है, सजा मिलती है। तो यहाँ पर पैसों की रिकवरी कैसे होगी? आपकी प्रॉपर्टी से। आपकी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? पहले अटैचमेंट करके सेल करेंगे, सिंपल सी बात है। तो आइए प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करते हैं 41 से 57। अब जो 41 से 57 की बात करूं तो हम अटैचमेंट पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़ा? सेक्शन नंबर 60 से लेकर 64। अरेस्ट और डिटेंशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
55 से लेकर 59 लिख दो, 55 से लेकर 59, 60 से लेकर 64। अब मैंने जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया, आपने कहा रुकिए ये अटैचमेंट सही नहीं है, आपने क्या किया उसका ऑब्जेक्शन कि ये अटैचमेंट सही नहीं है। अटैचमेंट हुआ तो ऑब्जेक्शन हुआ, अगर ऑब्जेक्शन हुआ तो आया आपके पास 9 एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन। रुकिए, आपको याद है जब अपन BNSS पढ़ते हैं वहाँ पर भी प्रोक्लेम ऑफेंडर की अटैचमेंट होती है, उसको भी ऑब्जेक्शन का राइट होता है। तो याद रखना, चाहे ये कानून हो, CPC हो, चाहे BNSS हो, चाहे लैंड रेवेन्यू हो, चाहे इंडिया का कोई भी कानून हो, जहाँ पर भी अटैचमेंट का प्रोसीजर होगा तो बैक टू बैक उसके ऑब्जेक्शन भी आएंगे कि सर आप अटैचमेंट गलत कर रहे हैं, मैं तैयार हूँ, मैं आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, XYZ। 58 से 63, तो सबसे पहले मैंने आपको पेमेंट दिया 1 2 का 2, फिर मैंने कोड बताया 3 से 9, फिर आपने 3 में एप्लीकेशन लगाई 10 से 23, फिर 4 में आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस हुआ तो 24 से 25, फिर सामने वाली पार्टी ने स्टे मांग लिया 26 से 29, फिर स्टे नहीं लगा तो 6 में आपने क्या कर लिया, आपने मैं मोड बता दिया 30 से 36। मोड बताने के बाद आप आ गए 7 पे। 7 के अंदर आता है कि मैं क्या करूँगी, अगर आप आना करेंगे तो मैं आपका अरेस्ट और डिटेंशन करूँगी। कहाँ से कहाँ तक, 38 से 40। और 8 में फिर 9 के अंदर मैं आपकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करूँगी जो आता है 41 से 57, ठीक है। देन आता है 9, और 9 के तक ऑब्जेक्शन करूँगी 58 से 63, आपको अरेस्ट और डिटेंशन किया। अब आता है 10। फाइनली हमने आपकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर लिया, आपने जो ऑब्जेक्शन पूछी बताए हमने वो ऑब्जेक्शन भी सॉर्ट आउट कर लिए। अब आपके पैसे दो, नहीं है पैसे हम प्रॉपर्टी सेल करेंगे। तो आ गया आपके पास सेल जनरली, कहाँ से कहाँ तक, 64 से 73। 64 से 73 है ना, यस। अब पहले भी हम सेल पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ चुके हैं, लिखो सेक्शन नंबर 65 से 71, याद आया, 65 से 71। हालांकि ज़्यादा प्रोविजंस नहीं थे पर पढ़े थे। तो यहाँ पे हमने क्या क्या, हेड नंबर 10 में हमने सेल जनरली बताया 64 से 73। अब मैं किसका सेल करूँगी, मूवेबल का और इमूवेबल। तो 11 कहता है सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, 41 से 81, सो 74 से 81, 74 से 81, और 12 कहता है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 82 से 96, 82 से 96। और देन 13, अब जब आपका पूरा एग्जीक्यूशन होता है, आप रेसिस्ट करने आते हैं तो हम आपको सजा देते हैं। तो लास्ट कहता है रेसिस्टेंस टू डिलीवरी ऑफ पोजीशन टू डिक्री होल्डर ऑफ परचेजर, डिक्रीदार या क्रेता को कब्जा प्रतिपादित करे जाने के लिए अगर आप रेसिस्ट करते हैं, प्रतिरोध करते हैं तो आपको मिलेगी सजा। और ये भी हम पहले पढ़ चुके, पता कहाँ पढ़ा, सेक्शन नंबर 74। और पता कितनी सजा है, 30 डेज। अब देखिए अक्सर लोगों को ऑर्डर 21 टफ लगता है, लेकिन जब आपने इस 21 को तोड़ के पढ़ा तो बताओ क्या टफ लगा, कुछ भी टफ नहीं है, आराम से आपने कर लिया कि भाई सिंपल सी बात है। सबसे पहले मनी दिख रही है, हमने आपको मनी दे दिया, ये ले जाओ तुम्हारी मनी, हमारी तरफ से आपकी मनी फ्री है, अपना सपना मनी ले जाओ। मनी लिया, किसके पास जाओगे, कोर्ट के पास, मैंने तुम्हें कोर्ट बता दिया। कोर्ट के गया तो तुमने एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट ने एप्लीकेशन ली, एप्लीकेशन लेके अपना प्रोसेस किया तो सामने वाली पार्टी स्टे लेकर आ गई कि नहीं अभी पैसे नहीं है मेरे पास। अगर सामने वाली पार्टी स्टे नहीं लेकर आती है तो कोर्ट बताता मनी कैसे लोगे, वो कहता मेरे पास तो है ही नहीं तो पकड़ो, जेल में डालो, प्रॉपर्टी लाओ। तो उसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया, अटैचमेंट करने के बाद उसने ऑब्जेक्शन किया, ऑब्जेक्शन सॉर्ट आउट हुआ तो हमने सेल किया। पहले उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची, फिर अपन ने मूवेबल प्रॉपर्टी, पहले अपने मूवेबल प्रॉपर्टी बेची, फिर अपन ने इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची। और जब बेचने लगे तो बीच में रोकने के लिए आया तो हमने उसको जेल भेज दिया। तो कल की क्लास में आपको सारे हेड्स विथ रूल्स याद होने चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा, उस सबको 21 पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। नहीं तो 21 है ना, एक वो लगता है अरे यार ये कब पूरा होगा, इतना भारी है। फिर ड्यूरिंग क्लास में आपको बताती जाऊँगी, आप टेंशन मत करो, ड्यूरिंग क्लास में आपको बताती जाऊँगी कि कौन से वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से प्री का क्वेश्चन बनेगा, कौन सा मेन का क्वेश्चन बनेगा, तो वो आपको क्लास के दौरान बताती जाऊँगी, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, तो हम बात करते हैं यहाँ पर ऑर्डर नंबर 21 का पहला हेड। और पहला हेड कहता है पेमेंट अंडर डिक्री, डिक्री के अंदर में पेमेंट देना है। रूल नंबर 1 कहता है मोड ऑफ पेइंग मनी अंडर डिक्री, कैसे कैसे दोगे, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको समझाया।
और सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए, डिक्री के अधीन पेमेंट सभी मनी या निम्नलिखित मैनर से संदाय किया जाएगा। पहला, कोर्ट पे सबमिट करके, क्लोज एक को अंडरलाइन करके लिख करो, कोर्ट में सबमिट करके कर दिया सबमिट। नंबर 2, आउटसाइड कोर्ट, कोर्ट के बाहर डिग्री होल्डर को डायरेक्ट देख करके। और नंबर 3 कहता है अदर मैनर, जो कोर्ट थिंक्स फिट। अगर कोर्ट कहता है कोई और मैनर होना चाहिए, बाई चेक, बाई ड्राफ्ट, बाई डीडी या बाई क्या बोलते हैं मनी ऑर्डर, तो उस अलग मैनर को भी फॉलो किया जा सकता है। नंबर 2 कहता है कि जहां संदाय सब रूल 1 के क्लोज ए या सी के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो जजमेंट डेटर डिग्री होल्डर को उसकी नोटिस कोर्ट के माध्यम से देगा या फिर रसीदी डाक द्वारा। क्योंकि क्लोज बी है ना, बी में तो मैं तुम्हें डायरेक्ट दे रही हूँ ना, बट ए और सी में मैं तुम्हें डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट दे रही हूँ कोर्ट के थ्रू। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे नोटिस भेजना पड़ेगा कि ओ डिग्री होल्डर जी, मैं आपको आपका पेमेंट कर रही हूँ जी, तो आप कृपया करके कोर्ट में पधार जाइए और अपना पेमेंट ले लीजिए। तो मुझे बुलाना तो पड़ेगा, कैसे, फ़ोन तो करूँगी नहीं, तो नोटिस दूंगी। नंबर 3 कहता है कि जहाँ आप मनी ऑर्डर द्वारा या बैंक के माध्यम से करते हैं, अंडरलाइन कीजिए, जहाँ मनी ऑर्डर या बैंक के थ्रू करते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सूट का नंबर लिखना पड़ेगा। पार्टीज़ के या 2 या मोर देन 2 पार्टीज़ हैं या 2 या मोर देन 2 प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है, वहाँ पहले 2 प्लेंटिफ और 2 डिफेंडेंट के नाम लिखने होंगे। यदि अगर मान लो आपका केस है और उसमें मोर देन 2 प्लेंटिफ है, मोर देन 2 डिफेंडेंट है, मान लो 10 प्लेंटिफ है, 15 डिफेंडेंट है, तो स्टार्टिंग के 2-2 के नाम लिखना, बाकी सबके नाम लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड कहता है प्रेषित धन का समायोजन किया जाएगा। यदि कोई हम करते हैं हाउ द मनी रेमिटेड टू एडजस्ट, तो सी कहता है जो भी आपको अमाउंट दिया जाएगा, जो भी पहले दे चुके उसमें से एडजस्ट किया जाएगा। क्योंकि अपन NI एक्ट पढ़ते हैं, याद है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। जब सूट इंस्टीट्यूट होता है उस केस में क्या करना पड़ता है, उस केस के अंदर आपको 20% जमा कराना पड़ता है, फिर बाकी का सबमिट होता है। जब केस हार जाते हो तो 20% को रेमिट करते हैं कि नहीं, वो भी करना पड़ता है। डी कहता है कि कोर्ट एग्जीक्यूशन के मैटर को संख्या ऐसे मामला लंबित है, द नंबर ऑफ द एग्जीक्यूशन केस ऑफ द कोर्ट वे सच केस इज पेंडिंग है या नहीं है एग्जीक्यूशन का, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि केस कितना पेंडिंग है, अभी तक पूरा नहीं हुआ सॉर्ट आउट, सिर्फ प्रीलिमिनरी डिग्री आई है, फाइनल डिग्री नहीं आई, उस हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। और लास्ट कहता है जिसको तुम पेमेंट कर रहे हो पेयर का नेम और उसका एड्रेस लिखा जाएगा। और सब रूल 4 और सब रूल 5 छोड़ दीजिए। अब देखो, मेन चीज़ ये आती है ना, हमें ये नहीं पता होता छोड़ना क्या है, पूरा तो पढ़ के भी कोई मतलब नहीं है, तो छोड़ सकते हैं। अब सब रूल 5 का एक बार प्रोवाइडेड देखते हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ें। प्रोवाइडेड या डिग्री होल्डर मनी ऑर्डर बैंक के थ्रू से संदाय स्वीकार करने से इनकार करता है, वो लेते नहीं मनी ऑर्डर, वो लेते नहीं है बैंक के थ्रू, वहाँ उसका इंटरेस्ट उस डेट से नहीं मिलेगा। देखो, हमने यहाँ से मनी ऑर्डर भेज दिया, हमने आपको क्या बोलते हैं बैंक के थ्रू भेज दिया, आप नहीं ले रहे हो, तो जिस दिन आप डिनाई करोगे उस दिन के बाद का आपका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बाकी मेरी तरफ से जितना डिले होगा, मतलब जजमेंट डेटर की तरफ से जितना दिन डिले होगा उतने दिन का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जजमेंट डेटर ने आपके लिए मनी ऑर्डर या बैंक के थ्रू देना किया और आपने डिनाई कर दिया, उसके बाद कोर्ट पे केस चल रहा है, आपको कैसे लेना है, आपको कैश चाहिए या अर्जेंट चाहिए, क्योंकि बैंक में 3 महीने बाद मिलेगा, तो जिस दिन आप डिनाई करोगे उस दिन के बाद इंटरेस्ट बंद हो जाएगा। ब्याज उस डेट को जिसको उस धन निवेदित किया गया है नहीं लगेगा। और जहाँ तक मनी ऑर्डर बैंक के थ्रू किया गया संदाय को स्वीकार करने से बचता है, वह ब्याज उस डेट से जिसको धन उसे यथास्थ डाक प्राधिकारी या बैंक के कारोबार के मामले में कर दिया नहीं लगेगा। तो कुल मिला के भैया जिस दिन वो पेमेंट देने आ रहा है उस दिन तुम डिनाई करते हो तो एक फ़ायदा है, केस चलेगा, चलने दो, एटलीस्ट उस दिन के बाद तुम्हारा ब्याज नहीं लगेगा। इंटरेस्ट ही बड़ी चीज़ है। तो मुझे प्रोवाइडेड अच्छा लगा, हालांकि ऐसा एग्जाम में नहीं आता, बट सुनने में अच्छा लग रहा है, दिखने में अच्छा लग रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है। ओके, तो रूल 1 कितना सुंदर है, मेरे को मेरी मनी दे दो, तुम तुम्हारे घर, मैं मेरे घर। नाउ रूल नंबर 2, पेमेंट आउट ऑफ कोर्ट टू डिग्री होल्डर को कोर्ट के बाद पेमेंट दे सकते। यूपी हाई जुडिशरी में आया हुआ क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर 1, जहाँ किसी प्रकार की डिग्री के अधीन कोई पेमेंट, कोई भी मनी कोर्ट की बात संदत की गई है या किसी प्रकार की पूरी डिग्री या उसके किसी पार्ट का आप एडजस्टमेंट डिग्री होल्डर को समाधानबद्ध रूप से अन्यथा कर देते हो, वह डिग्री होल्डर उस कोर्ट को जिससे उसकी ड्यूटी डिग्री का एग्जीक्यूशन कराना है वह सर्टिफाइड करेगा कि वह ऐसे संदाय समायोजन कर दिया गए हैं और न्यायालय से अभिलिखित करेगा। तो क्या कहा, अगर आप कोर्ट के बार सेटल करते हो तो डिग्री होल्डर कोर्ट के पास जाएगा और उससे कहेगा कि मेरी मनी मुझे मिल गई है या फिर मेरी मनी का मैंने एडजस्टमेंट कर लिया है, ताकि कोर्ट राइट डाउन कर लेगा इस डिग्री का एग्जीक्यूशन हो चुका है। ओके, नंबर 2, जजमेंट डेटर या कोई भी पर्सन जो कि जजमेंट डेटर के लिए श्योरिटी है ऐसे पेमेंट या एडजस्टमेंट को कोर्ट के इन्फॉर्मेशन को दे देगा, कोर्ट को इन्फॉर्मेशन देगा और कोर्ट से एप्लीकेशन करेगा कि कोर्ट अपने द्वारा किए जाने वाले डे को उस कोर्स ऑफ एक्शन करने के लिए नोटिस डिग्री होल्डर को नाम निकाले कि ऐसे संदाय समायोजन के बारे में ये क्यों ना अभिलिखित कर दिया जाए कि वो सर्टिफाइड है। और यदि डिग्री होल्डर से सूचना की तामील के पश्चात कोर्स ऑफ एक्शन करने में
असफल रहता है या संदेह समायोजन के बारे में अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिए, ये सर्टिफाइड है तो न्यायालय तदनुसार अभिलिखित करेगा। नंबर ए में डिग्री होल्डर जाता है, नंबर 1 में लिख दो डिग्री होल्डर जाता है, और नंबर 2 में जजमेंट डेटर या अदर पर्सन जाता है जजमेंट डेटर के बिहाफ पर। ठीक है, नंबर 2 कहता है जजमेंट डेटर कहता है सर मैंने उसको दे दिया, वो यहाँ के क्यों नहीं बोल रहा है, या एडजस्टमेंट हो गया वो पता नहीं क्यों नहीं मान रहा है, वो अभी भी पैसे क्यों मांग रहा है। तो ऐसे केसेस में जजमेंट डेटर जाएगा, फिर डिग्री होल्डर आएगा, अपना रिप्लाई पेश करेगा, तो हमारे लिए कोई काम का नहीं। बट नॉलेज के लिए फर्स्ट में डिग्री होल्डर इन्फॉर्म करता है और सेकंड में जजमेंट डेटर इन्फॉर्म करता है। 2A जजमेंट डेटर की प्रेरणा पर कोई भी संदेह समायोजन अभिलिखित नहीं किया जाएगा। याद रखना, आपने जो भी पेमेंट दिया है या जो भी एडजस्टमेंट हुआ है, ये पेमेंट रिसीव हो गया या एडजस्टमेंट हो गया जब डिग्री होल्डर कहेगा तभी कोर्ट राइट डाउन करेगा। जजमेंट डेटर कहता है मैंने पेमेंट कर दिया, हमारा एडजस्टमेंट हो गया, कोर्ट नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि ड्यू किसका है भाई? जजमेंट डेटर तो झूठ भी बोल सकता है मैंने पेमेंट कर दिया। तो जब तक कि, तो क्या कहता है 2A, जब तक कि डिग्री होल्डर आकर नहीं कहता है कि मेरा पेमेंट आ गया है, जब तक कि डिग्री होल्डर आकर नहीं कहता है कि मेरा एडजस्टमेंट हो गया है, कोर्ट राइट डाउन नहीं करेगा। बट तो सब जगह है। ए कहता है वो संदाय का नियम 1 में उपबंधित रीति से न किया गया हो, बी वह संदाय समझन दस्तावेज साक्ष्य तो साबित न हो, और सी वह संदाय समझन डिग्री होल्डर द्वारा उसकी ओर से सूचना के रूल में रिप्लाई न किया गया हो। 2A कहता है जजमेंट डेटर की बात को हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं 3 केसेस में। नंबर 1, उसने रूल 1 के अकॉर्डिंग कर दिया, सबूत ला के दे दे। क्या कहा? उसने कहा मैंने बैंक में सबमिट किया, तो बैंक की स्लिप ला के दे दे। सिर्फ उसके बोलने से नहीं होगा। तो 2A हमें समझाता है कि जनरल रूल कहता है कि जजमेंट डेटर के द्वारा किया गया पेमेंट एडमिशेबल नहीं होगा अनटिल और अनलेस नंबर 1 वो उस रूल 1 के अकॉर्डिंग पेमेंट किया हो, ये प्रूफ कर दे, और नंबर 3 कहता है डिग्री होल्डर ने उसको एडमिट कर लिया है, अन्यथा जजमेंट डेटर की बात नहीं मानी जाएगी। सब रूल 3, ये संदेह समायोजन जो पूर्वोक्त रीति से प्रमाणित अभिलिखित नहीं किया गया, डिग्री के एग्जीक्यूशन करने वाले न्यायालय द्वारा मान्य नहीं है। जब तक कि रूल नंबर 2 कहता है कि रूल नंबर 1 के अंदर जो भी आप पेमेंट करते हो वो तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि आपके दोस्तों सर्टिफाइड नहीं करते। तो देखो सब रूल 2 का पूरा ओवरऑल क्या है? रूल 2 का ओवरऑल है कि जब कभी भी रूल 1 के अंदर, रूल 1 के क्लोज बी, रूल 1 सब रूल 1 क्लोज बी, कितना बड़ा है ये कहाँ की कहानी पता है? रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 उसका सब रूल 1 का क्लोज बी जो आउट ऑफ सेट कोर्ट आप पेमेंट करते हो उसका प्रोसीजर दिया हुआ है रूल नंबर 2 में। समझ में आ गई? तो रूल नंबर 2 का छोटा सा कंक्लूजन आप चाहे ना शॉर्ट नोट बना दो, लिख सकते हो कि जब तक कि डिग्री होल्डर आकर पेमेंट एक्सेप्टेंस का या एडजस्टमेंट को एडमिट नहीं कर लेता है या एडजस्टमेंट को एडमिट नहीं करता है, तब तक कोर्ट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगी, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये सीधा साधा कंक्लूजन है। अब बताओ, इतना बड़ा पड़ा, इतना सा नोट्स है, इसको बोलते हैं नोट्स बनाना। तो आपको कभी भी नोट्स बनाना ना तो ऐसे नोट्स बनाने होते हैं, ठीक है? तो बनाया करो नोट्स, मैं तो बनाती थी और ये बड़े फ़ायदेमंद भी होते हैं, आज भी होते हैं, आज भी पुराने नोट्स काम आते हैं, ठीक है? तो रूल 1 मोड ऑफ पेइंग मनी अंडर डिग्री, और रूल नंबर 2 पेमेंट आउट ऑफ कोर्ट टू डिग्री होल्डर। ये हमारा पहला हेड खत्म होता है जब आपको मनी देनी है। अब आता है दूसरा हेड, कहता है कौन सा कोर्ट डिग्री का एग्जीक्यूशन करेगा? कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री या निष्पादित करने वाला न्यायालय। ऑब्लिक करके लिखो सेक्शन नंबर 37 एंड 38। याद आया? आ जाओ सभी जने, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि पहले मैं सेक्शन पढ़ाऊंगी और जब मैं ऑर्डर पढ़ूंगी तो सेक्शन फिर से देखेंगे। सभी जने निकालो सेक्शन 37, 38। और अभी RGS प्री 2025 में सेक्शन 37 से क्वेश्चन भी आया था। सबसे बड़ा सरप्राइज तब हुआ जब अपन वैशाली क्लास में CPC पढ़ रहे थे और एग्ज़ाम से पहले अपने सेक्शन ही ख़त्म हुए थे, ऑर्डर पे पहुँचे थे और अपने 3 क्वेश्चन तो CPC के सेक्शन से आए। मैं बड़ी खुश हुई, मैं कहा अच्छा जितना कोर्स हुआ उसी में से आया है, नया का टेंशन नहीं है। ये मतलब ये मेरे लिए अचीवमेंट होता है कि मैं जितना पढ़ा रही हूँ उसी से आते एग्ज़ाम में, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। तो आता है आपके पास सेक्शन 37 देखिए,
डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास डिग्री, इसमें बताया गया है कौन कौन सा कोर्ट जो है डिग्री पास करता है, एग्जीक्यूशन कराते हैं। और 38 कहता है कौन सा डिग्री का एग्जीक्यूशन करेगा। तो 37 और 38 हमें यही बताता है कि डिग्री पास कौन करता है, जिसने पास किया वो एग्जीक्यूशन कर सकता है। सेक्शन 37 कहता है जिसने पास किया उसका जुडिक्शन चेंज हो गया तो उसका नया वाला कर सकता है। या फिर सेक्शन नंबर 37 बताता है कि यदि वो चीज़ होता है तो उसकी जगह पर जो नया आता है वो कर सकता है। ठीक है। और 38 कहता है सिंपल, जिसने डिग्री पास की वो भी कर सकता है, और जो अपनी डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए किसी और को भेजता है वो भी कर सकता है। ओके, आ जाओ वापस ऑर्डर नंबर 21, रूल नंबर 329। रूल 3 कितना है, लैंड सिचुएट इन मोर देन वन जुरिडिक्शन, एक से अधिक जुरिडिक्शन की स्थिति में भूमि होने पर। आ जाओ भाइयों और बहनों, ऐसा हमने पहले भी एक प्रोविज़न पढ़ चुका है कि जब आपके पास इतनी बड़ी लैंड है जो आप जीत चुके हो, ये लैंड आप जीत चुके हो, अब इस लैंड की क्वालिटी है, ये लैंड यहाँ पे आ रही है आपके जयपुर के अंदर, और यहाँ पे आ गई आपके दौसा, दोनों कोर्ट लग रहा है। अब क्या करें इस केस में, क्या होगा, या आधे दी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, दौसा है। तो ऐसे केसेस में जब दो जुडिक्शन है तो दोनों में से कोई भी कर सकता है एग्जीक्यूशन। इससे पहले ऐसा था सूट इंस्टीट्यूट कहाँ करें, जब दो लोगों का आ रहा था। तो याद करो सेक्शन नंबर 17, याद आया, वो सेक्शन 17 सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए बता रहा था, और यहाँ पर जो है एग्जीक्यूशन के लिए बता रहा है। तो चीज़ें सेम है, चीज़ें सेम है, एक सूट की बात कर रहा है, एक एग्जीक्यूशन की बात कर रहा है। तो अंडरलाइन कीजिए, यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी 2 और मोर देन कोर्ट की जुडिक्शन के अंदर आती हैं तो उनमें से कोई भी उस कोर्ट को अटैचमेंट कर सकता है और उसका सेल कर सकता है। अंडरलाइन कर लीजिए, कोई भी उसका अटैचमेंट और सेल करके एग्जीक्यूशन करा सकता है। रूल नंबर 4, ट्रांसफर टू कोर्ट ऑफ स्मॉल कोजेस, लघुवत न्यायालय को अंतरण करना है। स्मॉल कोजेस को क्यों करेंगे अंतरण, मान लीजिए जो प्रॉपर्टी हमें एग्जीक्यूट करानी है वो मुंबई में है, कलकत्ता में है, मद्रास में है, तो याद रखना जनरली हम एग्जीक्यूशन के लिए ट्रांसफ़र करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 38 में करते हैं, 39 उसका पार बताती है। तो ऐसे केसेस में जब आप स्मॉल कोजेस कोर्ट को ट्रांसफ़र करते हो, क्योंकि जब भी एग्जीक्यूशन के लिए ट्रांसफ़र होती हैं तो उसको वहाँ के कोर्ट को देते हैं, बट अगर मैटर हमारा ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो मुंबई में हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है, मद्रास में हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हम किसको भेजेंगे, वहाँ के स्मॉल कोजेस कोर्ट को। और स्मॉल कोजेस कोर्ट के बाद जुडिक्शन क्या है, 2000 रुपीज़, यानी जब मुझे इन तीनों में से किसी भी एरिया में मैटर ट्रांसफ़र करना है और यदि उसका वैल्यूशन 2000 रुपीज़ है, उससे कम का है तो स्मॉल कोजेस कोर्ट पे जाएगा, और उससे ज़्यादा का है तो कहाँ पे जाएगा, ज़्यादा का है तो जो जुडिक्शन होगा उसके पास जाएगा। तो अमाउंट अंडरलाइन कर लीजिए 2000 रुपीज़, आपको याद आएगा। ठीक है, सबसे लास्ट लाइन अंडरलाइन कीजिए, वो स्मॉल कोजेस कोर्ट उसे वैसे ही एग्जीक्यूट कराएगा मानो कि उसने खुद ही जारी की। ऐसा वर्ड क्यों आया, सेक्शन नंबर 39, सेक्शन 39 क्या कहता है कि ट्रांसफ़र कोर्ट जो होगा ट्रांसफ़र करा देंगे 39 के अंदर, और वही पार यूज़ करेगा जो कि इसकी है। तो यहाँ पे आएगा 42, 39 ट्रांसफ़र कराते हैं और 42 क्या बताता है, उसके बाद भी वही पार होगी जैसे कि उसने खुद ही डिग्री पास की है। जहाँ डिग्री किसी ऐसे सूट पे पास की गई है जिसका प्लेंट में उपनीत वैल्यूएशन 2000 रुपये से अधिक नहीं है, और जहाँ तक उसका सब्जेक्ट मैटर का रिलेटेड है वह प्रेसिडेंसी या प्रांतीय लघुवाद न्यायालयों के संज्ञान में तशरीफ विधि के कोडिंग अपवादित नहीं है। वह न्यायालय से पारित किया गया है, वह चाहता है कि कलकत्ता मद्रास से मुंबई में एग्जीक्यूट की जाए। वह न्यायालय यथास्थिति कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में स्मॉल कोजेस कोर्ट को रूल 6 में वर्णित प्रत्यय प्रमाण पत्र भेज सकेगा, और ऐसे लघुवाद न्यायालय डिग्री का एग्जीक्यूशन करेगा मानो उसने खुद नहीं पास की है। तो 3 कहता मोर देन 1 होने पर, 4 कहता है स्मॉल कोजेस कोर्ट को, 5 कहता मोड ऑफ ट्रांसफ़र, मोड ऑफ ट्रांसफ़र अभी अपन एक हेड पढ़ा था, वहाँ पे आता मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, यहाँ पे आता मोड ऑफ ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, डायरेक्ट एक कोर्ट को दूसरे कोर्ट में भेज करके। जब डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए दूसरे कोर्ट को भेजी जानी है, वह न्यायालय जिसने ऐसी डिग्री पास की है डिग्री को डायरेक्ट ऐसे दूसरे कोर्ट को भेजेगा, चाहे वो उस दशा में जिसमें उसे डिग्री एग्जीक्यूट करने की जुडिक्शन नहीं है ऐसे कोर्ट को भेजेगा जैसे जुडिक्शन है। तो क्या कहा, डायरेक्ट भेजेगा, तो आंसर लिखो डायरेक्ट है, चाहे जुडिक्शन हो या नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको डायरेक्ट भेजनी है, भेज दी। तो 3 कहता है मोर देन 1, 4 कहता है स्मॉल कोजेस, और 5 कहता है हाउ, मोड ऑफ ट्रांसफ़र। 6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 6 को लिखो IMP। जैसे मैंने आपसे कहा ना, जब पूरा पढ़ेंगे समझेंगे नॉलेज लेंगे, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो वहाँ पे मैं IMP लगाऊंगी। प्रोसीजर वे कोर्ट डिसाइड दैट इट्स ओन डिग्री शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय अनदर कोर्ट। मैंने डिग्री पास की पर मेरे पास समय नहीं है, मैं चाहती हूँ मेरी डिग्री तुम एग्जीक्यूट करा लो। हम ऊपर क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि सिचुएटेड है वहाँ पे, यहाँ तो यही है सेम, सब यहीं सिचुएटेड है, मैं भी करा सकती हूँ पर मैं चाहती हूँ भाई तुम करा लो, दूसरा काम बहुत है ना मेरे पास, तो तुमसे करवा रही हूँ मैं। तो उस केस में मैं तुम्हें क्या क्या भेजूँगी।
डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए भेजने वाले कोड को नंबर 1 डिग्री को कॉपी दूंगी, नंबर 2 कहता है सर्टिफिकेट दूंगी, और नंबर 2 सर्टिफिकेट को कंफर्मेशन उस उपमानित करने वाले सर्टिफिकेट की डिग्री की कंफर्मेशन उस कोड की जुडिक्शन के भीतर जिसने उसे पारित किया था एग्जीक्यूशन तो अभी प्राप्त नहीं की गई है, या डिग्री का एग्जीक्यूशन भागता हुआ है, या वहाँ विस्तार जिस तक कंफर्मेशन अभी सेटिस्फेक्शन भी प्राप्त कर ली गई है, डिग्री का जो भाग असंतुष्ट रहा है, भाग उपमानित करने वाला प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट दूंगी जुडिक्शन है या नहीं है, कितना एग्जीक्यूशन हो गया है कितना नहीं हुआ, वो सारा मैं लिख के सर्टिफिकेट दूंगी। और सी किसी डिग्री के किसी भी ऑर्डर की के प्रति या यदि कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं किया गया है तो उस भाव का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो कोई ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर दे दो, ऑर्डर नहीं है तो उसके वे में उसका सर्टिफिकेट दे दो। तो रूल 8 हमें पूछा जा सकता है कि जब आपने क्या बोलते हैं डिग्री जारी की और आप चाहते कोई और उसका एग्जीक्यूशन कराए तो उसका मैनर क्या होगा, तो डिग्री भेजना, सर्टिफिकेट देना, ऑर्डर देना, जो भी अवेलेबल है। यस वैशाली रूल नंबर 6 देखो प्री प्लेसमेंट का क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा। Rule 6, Rule 6, procedure where court desires that its own decree shall be executed by another court. The court sending a decree for execution shall send a copy of the decree, b, a certificate set in court that satisfaction of the decree has not been obtained by execution within the jurisdiction of the court by which it was passed, or where the decree has been executed in part, the extent to which satisfaction has been obtained, and what part of the decree remains unsatisfied. And C, a copy of any order for the execution of the decree, or if no such order has been made, a certificate in that effect. सेवन के तहत डिग्री आदि की कॉपी प्राप्त करने वाला न्यायालय उन्हें सबूत के बिना फाइल कर सकेगा। कोर्ट रिसीविंग कॉपीज ऑफ डिग्री एटसेट्रा टू फाइल सेम विदाउट प्रूफ। वह कोर्ट जहाँ डिग्री ऐसे भेजी गई मैं आपको भेज देती हूँ, ऐसी सर्टिफिकेट को ऐसी कॉपीज एंड सर्टिफिकेट को जो उस डिग्री या ऑर्डर का जो एग्जीक्यूशन के लिए या उसकी कॉपी के किसी एडिशनल प्रूफ के बिना भी फाइल कर लेगा, और यदि वो उसे स्पेशल रीजन जो लेखबद्ध के जाएंगे जिन पर न्यायाधीश हस्ताक्षरों की सबूत की अपेक्षा न करेगा। तो जो सर्टिफिकेट आया है हमारे पास, जो कॉपीज आई है उस पर अगर कोर्ट के सिग्नेचर साइल हैं तो आपको एडिशनल कोई भी प्रूफ नहीं मांगेगा, जिसको तुम्हें भेजी हो अपने पास उसको क्या करेगा, रिकॉर्ड में ले लेगा और एग्जीक्यूशन करवा देगा। तो रूल नंबर 3 कहता है मोर देन वन, रूल नंबर 4 कहता है स्मॉल कोजेस को ट्रांसफर, रूल नंबर 5 कहता है मोड ऑफ ट्रांसफर, और 6 कहता है कि जो कोर्ट चाहता है तो कोई और उसकी एग्जीक्यूशन करे, और 7 कहता है विदाउट प्रूफ के भी वो फाइल कर सकता है। नंबर 8 एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री ऑर्डर बाय कोर्ट टू विच इट इज सेंट, डिग्री या ऑर्डर का उस कोर्ट को द्वारा निष्पादन जिसे भेजा गया है। जैसा कॉपी इस प्रकार फाइल की गई है और यदि वो कोर्ट जिसे डिग्री या ऑर्डर भेजा गया, अंडरलाइन कीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो वो ऐसे कोर्ट द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा, या कंपिटेंट जुडिशनल के अधीन कोर्ट को भी दे सकते हैं। यदि मान लीजिए रूल 8 समझा रहा है कि आपने ट्रांसफर की, वो ट्रांसफर कोर्ट क्या करेगा, सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग ट्रांसफर कोर्ट एग्जीक्यूट कराएगा। अब यहाँ पे आया कि अगर वो डीजे कोर्ट है तो देखो अगर सिविल कोर्ट सीनियर सिविल कोर्ट तो खुद ही कराता है, लेकिन अगर डीजे कोर्ट को भेजते हो तो डीजे कोर्ट खुद भी करा सकता है या अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट से भी करा सकता है। उसके बाद दोनों ऑप्शन है, तो उसको 8 को ऐसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में कि जब डीजे कोर्ट को भेजी जाती है तो डीजे कोर्ट खुद भी एग्जीक्यूट कर सकता है या फिर अपने सबऑर्डिनेट से भी करा सकता है। रूल नंबर 9 आरजीएस प्री में आ चुका है 2015 से अब तक एक बार, एग्जीक्यूशन बाय हाई कोर्ट ऑफ डिग्री ट्रांसफर बाय अदर कोर्ट। ओके, अब हाई कोर्ट भी करेगा, इतनी देर नॉर्मल कोर्ट था, फिर डीजे कोर्ट, अब हाई कोर्ट। वो अन्य न्यायालय तो अंतरिम डिग्री का हाई कोर्ट द्वारा एग्जीक्यूशन कैसे होगा, जहाँ वो कोर्ट जैसे डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए भेजी गई हाई कोर्ट है, यानी आपने जिसको डिग्री भेजी वो खुद हाई कोर्ट है, तो वह डिग्री ऐसे कोर्ट द्वारा उसी मैनर से निष्पादित की जाएगी जैसे कि मानो कि वो अपने ओरिजिनल जुडिक्शन में काम कर रहा है। तो क्या लिखोगे 9 का शॉर्टकट, हाई कोर्ट डिग्री का एग्जीक्यूशन ऐसे करेगा जैसे कि ओरिजिनल जुडिक्शन है। ऑब्लिक करके लिख सकते हैं क्या, सेक्शन नंबर 2 क्लोज 4 सीपीसी याद आया, हाई कोर्ट अपना ओरिजिनल जुडिक्शन यूज कर सकता है। और अभी थोड़ी देर पहले वैशाली अपन ने क्या पढ़ा, आर्बिट्रेशन एक्ट, उस पर भी क्या पढ़ा, कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट, और विच हाई कोर्ट विच हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, समझ में आया। तो रूल नंबर 1 कहता है मनी दे दो, रूल नंबर 2 कहता है आउट ऑफ सेटलमेंट, रूल नंबर 3 कहता है मोर देन वन, रूल नंबर 4 कहता है स्मॉल कोजेस कोर्ट, रूल नंबर 5 कहता है मोड ऑफ ट्रांसफर, रूल नंबर 6 कहता है आप चाहते हो, रूल नंबर 7 कहता है विदाउट प्रूफ, रूल नंबर 8 कहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, रूल नंबर 9 कहता है हाई कोर्ट। ऐसे आपको याद करना है। आप खुद कहोगे मैडम ऑर्डर 21 इतना भी इजी हो सकता है क्या, ठीक है चलिए, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। भाई और बहनों, ये जो क्लास मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ ये हमारे क्लास में जो क्लास चलती है उसी की डाल रही हूँ मैं,
तो इस तरह से हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डिंग क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इंडिया के सारे एग्ज़ाम के जितने भी जुडिशियल एग्ज़ाम सबके फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, सबके प्री ओरिएंटेड बैचेस भी अवेलेबल हैं। तो क्लासेस की जानकारी के लिए आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।